Hello, good morning to all of you and to all my dear students, and welcome back to my YouTube channel, Sachin Kumar and Maths and Accounts classes. And today I'm taking chapter probability, which is your last chapter in your NCERT book. And you know very well about this chapter that there are total 5 topics. First one, conditional probability. Second one, multiplication theorem. Third one, independent event, and fourth, Bayes theorem, and fifth, probability distribution. And you have to also determine mean in this topic, probability distribution, and variance and standard deviation has been deleted from your syllabus. We we have to only discuss about mean in this topic, probability distribution. And in this video, I will cover all the examples, including miscellaneous. Now, let's go. सबसे पहले मैं टॉपिक ले रहा हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है कि आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले मैं सेट्स की बात करता हूँ। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा सेट्स के बारे में। आपने सेट में पढ़ा होगा कि जो यूनियन होता है उसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये इस टॉपिक का जो है थोड़ा बेसिक पार्ट रहेगा। कहीं अगर यूनियन या इंटरसेक्शन की बात होगी तो आपने ये फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वो है ए बाई बी, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए एंड बी एंड अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ए और बी यहाँ पर क्या बेटा दो इवेंट्स होंगे, ए इवेंट्स एंड बी इवेंट्स। ठीक है, तो बी इवेंट्स ऑलरेडी बी इवेंट में से आपको क्या करना होगा, ए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होगी। ये आपका शॉर्ट तरीका होगा, मतलब फटाफट से निकालने का। एक नंबर में जनरली आता है क्वेश्चन। और एक और लेता हूँ, अगर मैं इन इवेंट्स को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, मतलब मैं ऐसे लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा इंटरसेक्शन तो आएगा ही आएगा ए और बी का, बट यहाँ अपॉन में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1 आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 7/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 9/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 4/13 एंड यू हैव टू इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ओके, चलिए तो अब आप देखिएगा बेटा, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी एंड अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर, बट क्वेश्चन में हमें इंटरसेक्शन हाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो फटाफट से हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी दे रखा है बेटा 4/13 दे रखा है इंटरसेक्शन, जबकि बी का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दे रखा है 9/13। और बेटा आप लोग जानते हैं डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हम कैंसिल कर सकते हैं। 13 से 13 कैंसिल होने के बाद जो हमारा फाइनली आंसर आएगा 4/9। वी गेट फाइनली आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज 4/9। क्लियर, एंड नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, एंड एग्जांपल नंबर 2 इज सेइंग दैट ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। एक फैमिली में 2 बच्चे हैं। ठीक है, और आगे बोलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो बेटा आप देखिए दो इवेंट्स है यहाँ पर। एक तो इसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, और साथ में इसने एक चीज और दे दिया गिवन के साथ, क्या, दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो प्रोबेबिलिटी के बाद जस्ट जिस इवेंट की बात कर रहा है, जिस इवेंट की बात करेगा उसी इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी होगी। वो आपकी फर्स्ट इवेंट हो गई और बाद वाली दूसरी इवेंट हो गई। तो हमने बाद वाले इवेंट में से ये फर्स्ट वाले इवेंट का हमने प्रोबेबिलिटी निकाला, राइट। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसकी पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी। ये जो इसने स्टार्टिंग बोला इफ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे कैसे कैसे हो सकते हैं, उसके लिए चलिए सैंपल स्पेस बनाते हैं। इसका जो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिखूंगा, और लेट एस बी द सैंपल स्पेस। वी कैन से sample space means possible outcomes. Let S be the sample space of two children in a family. You can write possible outcomes in place of sample space. ठीक है, सैंपल स्पेस जो आपका बनेगा बेटा वो क्या बनेगा भाई, एक फैमिली में 2 बच्चे कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एल्डर होगा उसको मैं कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगा
और जो यंगर होगा उससे छोटा वाला उसको मैं स्मॉल लेटर से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो जैसे सपोज हो सकता है कि बड़ा बेटा हो, लड़का हो, बॉय, और छोटा भी लड़का हो, ऐसा भी हो सकता है। बड़ा बेटा हो, छोटी लड़की हो, है ना। ओके, साथ में यहाँ पर हो सकता है कि बड़ी गर्ल हो और छोटा बॉय हो, और बड़ी गर्ल एंड छोटी गर्ल, लाइक कुछ इस तरीके से सैंपल बन सकते हैं। और यहाँ पे टोटल 4 ही सैंपल स्पेस होंगे, 4 ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जिसकी इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है, इसने बोला था प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो इनको मैं अगेन लेट कर लेता हूँ। मैं अगेन लेट इसको कर लेता हूँ, अगेन लेट इसको मैं ई से डिनोट कर देता हूँ फर्स्ट इवेंट को, जो इसकी फर्स्ट इवेंट है कि दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। एंड एफ में इवेंट ले लेता हूँ मैं सेकंड वाली इवेंट क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, ठीक है भाई। थोड़ा सा स्पेस अपने को कम है यहाँ पे, तो मैं फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, तो मैं इसको क्लीन करने जा रहा हूँ एंड यहीं पर आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 का। तो जो ई इवेंट है, ई इवेंट में कौन कौन सा एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे। इसने बोला बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, और बोथ द चिल्ड्रन बॉयज जो है वो ये एक ही है, बाकी में तो ठीक है भाई गर्ल्स है। तो एक ही पॉसिबल आउटकम्स होगा इसका इन चारों में से, जो कि होगा बीबी। एंड एफ में जो आएगा, एफ में इसने बोला एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, तो कम से कम एक तो बॉय होना चाहिए। तो कम से कम एक बॉय कहाँ है, एक बॉय आपका ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, मतलब डबल बी भी चलेगा इसमें, बीबी बीजी एंड जीबी, मतलब एक कम से कम एक बॉय तो होना ही चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वन का मतलब हो गया कम से कम एक बॉय तो होना ही चाहिए, और चाहे एक से ज्यादा कितने भी हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है भाई। तो चलिए कम से कम एक बॉय तो होना चाहिए। बीबी, इसमें आ जाएगा आपका बीजी आ जाएगा, एंड इसमें आ जाएगा आपका जीबी आ जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, अगर ये इवेंट में ऐसे बोलता एग्जैक्टली वन बॉय, ठीक है, ओनली वन बॉय बोलता, तो आपका केवल बीजी और जीबी ही आता जिसमें एक ही लड़का हो। लेकिन इसने बोला एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, इट मींस एक से कम एक तो लड़का होना ही चाहिए, तो एक से कम एक लड़का, देखो जहां भी एक लड़का दिख जाए वो आपके इस इवेंट का पार्ट होगा, मतलब बीबी बीजी एंड जीबी, क्लियर। ओके, हमने क्या करना है, क्वेश्चन में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, वो ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। देखो इसने साफ साफ बोला हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। और जो सेकंड इवेंट दे रखी है ना, मतलब इसमें से आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स है, 3 पॉसिबल आउटकम्स है, और जिसमें बीबी आपका कितना है, एक ही है ना। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बननी चाहिए डायरेक्टली अगर मैं बात करूं, तो ये बनेगा 1/3। इन तीनों में से एक ही एलिमेंट है जिसमें डबल बी है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/3। अगर हम फॉर्मुला वाइज अगर हम बात करें, तो बेटा सबसे पहले सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल सैंपल स्पेस में से देखेंगे ये एक एलिमेंट है, टोटल सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/4। एफ की प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो ये बनेगी 3/4, ठीक है, 3 एलिमेंट्स है एफ में। और अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन भी, सॉरी ए नहीं है, हमने ई और बी को हमने ऐड किया हुआ है, ई और एफ में जो आपका इंटरसेक्शन बनेगा, तो देखिए इन दोनों में जो इंटरसेक्शन है ई और एफ का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ई और एफ का जो कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन पॉसिबल आउटकम्स है, वो आपका बीबी है, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो आपकी बनेगी क्या, 1/4, ठीक है भाई। तो ठीक है, अब आपने करना है क्या है, आपने ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है फ्रॉम एफ इवेंट्स। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ एंड अपॉन में एफ की प्रोबेबिलिटी है, जो बाद वाला इवेंट्स होता है वो अपॉन में आता है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/4, जबकि एफ की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो है 3/4, और ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, फाइनली हम उसी आंसर में पहुंच गए जो हमें पहले ही हमने प्रेडिक्ट किया था कि भाई आंसर क्या आएगा 1/3, ठीक है। और हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलेंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा 1/3, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आपका एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। भाई 10 कार्ड्स है और उन पे नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 10 तक ऐसे लिखा हुआ है, 10 कार्ड्स है,
फर्स्ट कार्ड पे 1, दूसरे कार्ड पे 2, तीसरे कार्ड पे 3, चौथे कार्ड पे 4, लाइक कुछ ऐसे 10 कार्ड्स है हमारे पास, और उनको एक बॉक्स में हमने रख दिया है, मिक्स्ड अप थ्रोली, और उनको हमने मिक्स भी किया है, ठीक है। एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, और फिर उसमें से एक कार्ड को हमने रैंडमली निकाला बिना देखे, ठीक है भाई। आगे बोलते हैं इफ इट इज नॉन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, अगर ये आपको मालूम है कि कोई जो कार्ड जो निकला है उसमें जो नंबर है वो मोर देन 3 है, इट मींस 3 से बड़े नंबर है उसपे, और 3 से बड़े नंबर यहाँ पर टोटल होंगे 7, जैसे 4 5 6 7 8 9 10 तक है ना, ठीक है, टोटल 7 नंबर्स हो गए 3 को छोड़कर। ओके, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। अच्छा, इसने प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि उसमें से इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किस में से, जो इसने फर्स्ट इवेंट कौन सी दे दी कि हमें मालूम है इफ इट इज नॉट दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, जो नंबर है हमारे पास वो 3 से बड़े नंबर है, और उसमें से इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो ये पूछ रहा है, ठीक है। अगर अगर आपने क्या करना है, अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अपने पास जो सैंपल स्पेस होगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, एस का मतलब हो गया सैंपल स्पेस या पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 1 से 10 ही नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है भाई। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें ई इवेंट को मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ई बी द इवेंट दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, इसको मैं ले लेता हूँ, द नंबर on the drawn card on the drawn card is more than 3, एंड सेकेंड इवेंट जो एफ मानूंगा जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसने बोला था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज एन इवन नंबर, दैट इट इज एन इवन नंबर, ठीक है। ये इट वर्ड जो है वो नंबर के लिए यूज कर रहे हैं, देन द नंबर इज एन इवन, ठीक है भाई, या इवन, आपको इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है भाई। अब मुझे ये बताओ ई में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे इस वाले इवेंट्स में। ई में इसने बोला था द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, तो 3 से बड़े नंबर हमने लेने हैं, और वो नंबर होंगे आपके 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब बात करते हैं एफ वाले इवेंट्स की। एफ वाले इवेंट्स में बोला था द नंबर इज एन इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन से हैं हमारे, इवन नंबर सारे 1 to 10 में देखेंगे, ठीक है भाई, 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। अच्छा, आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है, एफ वाले इवेंट्स की, और एफ वाले इवेंट्स क्या था हमारा, इट इज एन इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी पूछा इसने मेरा, इसने प्रोबेबिलिटी पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, आपको इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर हम डायरेक्टली बात करें कि भाई जो इवन नंबर है वो आपका एफ इवेंट है और बाद वाला क्या है, ई इवेंट है, मतलब कि आपको इस इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी इसमें से निकालनी है। तो आप देखिएगा इसमें इवन नंबर कितने, इवन नंबर है यहाँ पे 4 6 8 और 10, यहाँ पे टोटल ये 4 नंबर है जो इवन है, ठीक है। और इन चारों नंबरों की इस इवेंट से जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो क्या बनेगी, ये टोटल 4 नंबर है, और इस इवेंट में टोटल जो नंबर है हमारे पास कितने, 7 है। ये आपका एक डायरेक्ट तरीका हो गया यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने का। लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई इससे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से अगर हम चले तो हमें पहले जानना होगा कि इन दोनों इवेंट्स में इंटरसेक्शन क्या है। इंटरसेक्शन की बात करें, इन दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स जो है वो है आपके 4 6 8 एंड 10, ठीक है भाई। अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है एफ की ई में से, तो चलिए बात करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन तो आएगा ही आएगा ऊपर, ई और एफ का इंटरसेक्शन एंड अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा। तो अब आप ये देखिएगा इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, टोटल 4 आ रहे हैं, और जबकि हमारे पास सैंपल स्पेस में टोटल 10 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी इंटरसेक्शन की वो बनेगी आपकी 4/10। और अगर हम ई इवेंट की बात करें तो ई में टोटल 7 नंबर्स है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, आउट ऑफ 10 में से 10 नंबर में से, तो ये बनेगी आपकी 7/10। और यू नो वेरी वेल की मतलब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 4/7। अगर एग्जाम में ये आता है 2 नंबर का या एग्जाम में ये आ जाता है 3 नंबर का, तो आपको बेटा प्रॉपर इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। अदरवाइज ये 1 नंबर में आता है
तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 4। देखिए भाई, क्या कहता है एग्जांपल नंबर 4। इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, जिसमें से 430 के गर्ल्स हैं। इसको मैं एक यहाँ पे थोड़ा चार्ट बना भी देता हूँ कि बेटा टोटल 1000 स्टूडेंट्स हैं। ओके, टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके, ठीक है, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, 430 आर गर्ल्स स्टूडेंट, ठीक है। आगे इसने बोला, और ऑब्वियसली जब 430 गर्ल्स हैं तो बेटा रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स बचे 570 वो आपके बॉयज स्टूडेंट्स होंगे। आगे इसने बोला इट इज नॉन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। जो 430 टोटल गर्ल्स हैं इसमें जो 10% गर्ल्स हैं वो आपके 12th क्लास में पढ़ती है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10% हो जाएगा इसका 43, ठीक है। 430 जो स्टूडेंट्स है वो आपके 12th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। 43 गर्ल्स जो है आपकी 12th क्लास में है। एक इवेंट तो यही हो गई, एक इवेंट इसने ये दे दिया कि भाई टोटल 430 गर्ल्स में से 10% गर्ल्स जो है वो आपका क्लास 12th में पढ़ती है। आगे इसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th। ओके, एक स्टूडेंट को चूज किया गया और वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो आपका 12th क्लास में पढ़ता है। आगे इसने बोला गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, और जो स्टूडेंट जो हमने चूज किया है वो गर्ल है। एक गर्ल स्टूडेंट को हमने चूज किया है और साथ में वो जो गर्ल है वो आपकी 12th क्लास में पढ़ती है, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हमने को लेट कर लेते हैं। लेट ई बी द इवेंट। फर्स्ट इवेंट आपकी ये हो गई कि जिस प्रोबेबिलिटी में जिसको पूछ रहा है कि ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12, ठीक है। या आप लिख सकते हैं ई बी द इवेंट ऑफ इवेंट दैट चूजन स्टूडेंट is a 12th class, या is या studied in class 12। एंड नेक्स्ट जो इवेंट हम लेट कर रहे हैं, सेकेंड इवेंट जो गिवन दैट के साथ दे रखा है, द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, ठीक है भाई। स्टूडेंट चूजन स्टूडेंट स्टडीड इन क्लास 12। एंड एफ में इवेंट हमने मान लिया चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, जो स्टूडेंट इज जो हमने चूज किया है वो गर्ल है, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा अब क्वेश्चन में हमें 12th क्लास के स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो गर्ल्स के केस में दे रखी है कि जो 430 गर्ल्स हैं उसमें 10% गर्ल्स जो 12th क्लास में है। बॉयज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये टोटल जो बॉयज है 570, इनमें से कितने बॉयज आपके 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो इनको तो एक तरह से हमने इग्नोर ही करना है, फिर हमने केवल गर्ल्स को ही लेके चलना है, इसकी हमने बात करनी ही नहीं है। क्योंकि जो टोटल 570 स्टूडेंट्स हैं वो आपके फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक के होंगे। टोटल जो स्टूडेंट्स होंगे बॉयज स्टूडेंट्स, इसमें 12th क्लास के कितने नहीं पता, क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दे रखा, बस केवल गर्ल्स के बारे में दे रखा है कि टोटल 430 गर्ल्स है, उसमें 10% जो है 12th क्लास में पढ़ती है। तो 12th क्लास में जो पढ़ने वाली स्टूडेंट्स है, 12th क्लास में जो पढ़ने वाली स्टूडेंट्स है वो है आपके 430, और टोटल गर्ल्स की अगर हम बात करें तो वो कितनी है 430। तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि बेटा हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली है। साफ लिखा हुआ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12, वो आपका क्लास 12 में आपका पढ़, ठीक है। तो मतलब कि आपको ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और आप लोग रफली देख सकते हैं डायरेक्टली अगर हम बात करें ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एफ में से, तो एफ में टोटल 430 गर्ल्स हैं और उसमें से 43 जो गर्ल्स हैं वो 12th क्लास में पढ़ती है। 12th क्लास में पढ़ने वाली 430 है टोटल 430 में से, तो आपका जो फाइनली जो आंसर आ जाएगा 430 बन जाए एंड 430 10 जब 430 हो गया इट मीन 1/10 इसका आंसर आएगा। अब इसको यदि हम करें अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो ई में जो इवेंट्स हैं उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे 12th क्लास के, वो है 43। एंड एफ की बात करें टोटल गर्ल्स स्टूडेंट्स कितनी है, वो है आपकी 430। और अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें
ई और एफ में जो इंटरसेक्शन होगा, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे आपके, वो आपके होंगे बेटा 430। ठीक है भाई, इसमें और इसमें कितना कॉमन होगा, 430 कॉमन होगा, राइट। 430 इज कॉमन एलिमेंट्स। नाउ आगे अगर बात करें तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ई बाई एफ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और इसका जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर भाई। इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं, 43 है। इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, इट मींस टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 1000 है। जब भी आपने प्रोबेबिलिटी की बात करनी है तो आपने टोटल सैंपल स्पेस को अपॉन में लेना है, एंड अपॉन में एफ में मतलब कितने एलिमेंट्स है, एफ में आपके पास जो एलिमेंट्स है वो 430 है, तो इसकी एफ की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी 430 अपॉन में 1000 बनेगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, ये आपका आ गया 430 अपॉन में 43 अपॉन में 430, एंड इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1/10। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं सबसे पहले 4 के बाद 6 को ले रहा हूं, 5th एग्जांपल को बाद में करेंगे। देखिए 6th एग्जांपल में क्या बोलता है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को आपने 2 बार थ्रो किया, और एक डाई को अगर आप 2 बार थ्रो कर रहे हो तो टोटल जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो आपके बनेंगे 36। ठीक है, आप लोग जानते हैं। आगे देखिए, एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। अब जो डाई पर जो नंबर आ रहे हैं उनको थ्रो करने पर उनका जो सम होगा, उनका जो सम होगा बेटा, उनका सम हमने ये देखना है कि वो 6 आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इवेंट ये आ गया। एंड नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार तो क्या आना चाहिए आपका, 4 आना ही चाहिए डाइस पर। ठीक है, चलिए और सबसे पहले हम बात करते हैं सैंपल स्पेस की सॉल्यूशन। सैंपल स्पेस जो होगा आपका, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, एस बी द सैंपल स्पेस, लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ throwing a die 2 times, 2 बार फेंक दिया। ठीक है, और साथ में हम ई इवेंट मान रहे हैं। फर्स्ट इवेंट क्या थी आपकी, इसको ले लो, जो सम है जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। देन ई विद द इवेंट दैट, ई विल बी द इवेंट दैट द sum of the number, the sum of the number appearing is observed to be 6। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन एफ, एफ नेक्स्ट इवेंट अपनी होगी क्या, द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, द नंबर 4 हैज अपीयर्ड at least once। क्लियर, at least once। अच्छा, तो बेटा आप लोग बताइएगा कि मतलब ई में जो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसमें दो नंबर जिनका सम कितना होना चाहिए भाई, 6 होना चाहिए। तो 6 किस किस का सम है, एक तो आपका 1 5 है, एक आपका 2 4 हो जाएगा जो डाइस पर आते हैं। ठीक है, एक आपका हो जाएगा भाई 3 3, एक आपका हो जाएगा भाई 4 2, और एक आपका हो जाएगा भाई 5 1। बस ये आएंगे। ठीक है भाई, जिनका सम कितना बैठा है 6। और एफ की अगर हम बात करें तो नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 4 तो आना चाहिए पास में, है ना। तो एक बार पासे पर 4 आ रहा है, वो कहाँ पे आएगा, एक तो 1 की लाइन में 1 4, एक 2 की लाइन में 2 4, एक आपका 3 की लाइन में 3 4, एक आपका आ जाएगा भाई 4 की लाइन में, 4 की लाइन में तो 6 के 6 एलिमेंट आ जाएंगे, सभी में 4 है। ठीक है, 4 1 4 2 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, और एक 5 वाली लाइन में आ जाएगा 5 1 एंड 6, सॉरी 5 4 एंड 6 4, टोटल यही एलिमेंट्स आएंगे आपके। ठीक है भाई, तो देखो ई में बोला था
कि नंबरों का सम क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 6 इन्हीं को जोड़ने पर बनेगा सभी को। और एफ में इसने बोला था द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो 4 आना ही चाहिए, चाहे तो एक बार आए चाहे दोनों बार आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो 1 4 2 4 3 4, ये 4 वाली लाइन पूरी, एंड देन 5 4 एंड 6 4। ठीक है भाई, अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि बेटा इनका जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे। कॉमन की अगर हम बात करें तो कॉमन वाले तो वही होंगे 4 वाले, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सब में 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 4 वाले कितने हैं, यहाँ पे 2 4 एंड 4 2 है। ठीक है भाई, तो यही दोनों इसमें कॉमन भी होंगे, देखो 2 4 ये रहा एंड 4 2 ये रहा। तो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर 2 है, 2 4 एंड आपका 4 2 आ रहा है। क्लियर भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी थी, क्वेश्चन में किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो, और ये वाली इवेंट को हमने क्या माना हुआ है, इस वाले इवेंट को हमने एफ इवेंट माना हुआ है। इट मींस वी हैव टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑब्लिक ए। ठीक है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा उसको पहले लिखा जाएगा, और जो दूसरी इवेंट हमें दे रखी है एक्स्ट्रा उसको हमने साइड में लिखा अब ऑब्लिक करके। ठीक है भाई, चलिए, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो आएगा ही आएगा, साथ में ई की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है भाई, ई और एफ का जो होगा इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे इंटरसेक्शन में दो एलिमेंट्स है, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी भाई 2 बाई कितना बनेगा भाई 36 बनेगा। आप लोग जानते हैं कि बेटा जब एक पासे को 2 बार फेंका जाएगा तो टोटल जो सैंपल स्पेस बनेंगे, यहाँ पे मैं एन एस से डिनोट कर देता हूँ, वो बनेंगे आपके 36। ठीक है भाई, एन डिनोट करेगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, टोटल कितने बनेंगे 36, एंड अपॉन में जो बेटा ई की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो ई में कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पर टोटल 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 5 अपॉन में 36, एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा 2/5। 2/5 इसका फाइनली इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए 2/5 इसका फाइनली आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। देखिए भाई, अपना नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो एग्जांपल नंबर 5 है, एंड एग्जांपल नंबर 5 इज सेइंग दैट ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अगर एक डाई को 3 बार फेंकते हैं तो बेटा सैंपल स्पेस क्या बनेगा। सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस की बात कर लेता हूँ, सॉल्यूशन। ठीक है भाई, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ throwing a die 3 times, 3 times। और ए और बी ऑलरेडी इसने मेंशन किया हुआ है। ठीक है भाई, इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। ए में आपका क्या है, ए में इसने इवेंट्स माना हुआ है क्या कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो, जो 4 जो आएगा आपका तीसरे नंबर पे आना चाहिए। एक पासे को 3 बार फेंका गया है, तीसरी बारी पे 4 आना चाहिए। और बी में इसने बोला 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो। पहले नंबर पे 6 आना चाहिए एंड सेकंड नंबर पे आपका 5 आना चाहिए, थर्ड नंबर पे कुछ भी है उससे, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, बट फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे आपका 6 एंड 5 होना चाहिए। आगे इसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपने इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो ए इवेंट है ना आपका ये वाला, इस ए इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और साथ में गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, और बी ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है भाई। आपको फिलहाल फाइनली ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ऑब्लिक में आपको लिखना है बी, ये आपका क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है भाई चलिए देखते हैं सैंपल स्पेस जो बनेगा वो टोटल कितना बनेगा। एक डाई में 6 नंबर होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और उसको अगर आप एक बार फेंक रहे हो, एक बार थ्रो कर रहे हो तो 6 की पावर 1 लिखेंगे, और 2 बार थ्रो कर रहे हो तो 6 की पावर 2 लिखेंगे, और अगर 3 बार थ्रो किया गया है तो 6 की पावर 3 होगा। इट मींस 216 इसका टोटल सैंपल स्पेस बनेगा। टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे वो 216 बनेंगे। एंड नेक्स्ट वन की बात करते हैं कि बेटा ए के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे आपकी वो कौन कौन से आएंगे। पहले हम एलिमेंट्स को पॉसिबल आउटकम्स का मेंशन कर लेते हैं। इसने बोला कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो, चौथे नंबर पे 4 आना चाहिए, पहले और दूसरे नंबर पे कुछ भी है, तो पहले और दूसरे नंबर पे कुछ भी है, इट मींस कि आप देखिएगा पहले पे 1, दूसरे पे भी 1, एंड थर्ड नंबर पे तो 4, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। एंड यहाँ पर 1 2 4 ऐसे बना सकते हैं, 1 3 4 आप ऐसे बना सकते हैं, 1 4 4 बना सकते हैं, 1 5 और यहाँ पे आप 4 बना सकते हैं,
1, 6 एंड 4 बना सकते हैं। तीसरे नंबर पे तो 4 लिखना ही लिखना है, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, जो फर्स्ट नंबर मैंने 1 को लिया, सेकंड नंबर को चेंजेस किया है। अब यहाँ पे अगले कॉलम में मैं लिखूंगा 2 के अकॉर्डिंग चलूंगा, 2, 1, 4, यू नो, नेक्स्ट एलिमेंट होगा 2, 2, 4, फर्स्ट एलिमेंट फिक्स, थर्ड एलिमेंट फिक्स। बस जो फ्लक्चुएट हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो आपके सेकंड नंबर पे हो रहा है, 2, 3, 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2, 4, 4, ये आपका आ जाएगा 2, 5, 4, एंड नेक्स्ट वन आ जाएगा आपका 2, 6, 4, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर 3, 1, 4, बेटा ये आपका चलेगा 3, 6, 4 तक आएगा, ठीक है ना भाई। आप लोग लिख लोगे ना इस चीज को, 3, 1, 4, 3, 2, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 5, 4, ये आप लिख लोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो कॉलम आएगा वो आपका आएगा 4 को लेके, ठीक है भाई, 4, 1, 4, और ऐसे ही आपका चलेगा 4, 6, 4 तक। एंड सेकंड लास्ट जो कॉलम बनेगा 5 को लेके बनेगा, 5, 1, 4 से लेके ये आपके बनेंगे 5, 6, 4 तक, ठीक है भाई। बीच वाले नंबर जो आएंगे 3 और 4, जो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर है वो आपका एज इट इज रहेगा, बस बीच वाले चेंज होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड नेक्स्ट आपका बनेगा 6, 1, 4 को लेके, 6 वाले को लेके चलते हैं, 6, 2, 4, एंड लास्ट में फाइनली बनेगा आपका 6, 6, 4। यहाँ पर भी 6 एंड 4 जो फर्स्ट और थर्ड थ्रो है नंबर है वो आपका एज इट इज रहेगा, बीच वाला चेंज होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 का, क्लियर। तो इसी तरीके से आपके ये टोटल जो बन रहे हैं, इसमें ए में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं बेटा, फर्स्ट कॉलम में 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और ये टोटल कॉलम आपके बन रहे हैं कितने, 6, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 36 एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके, ठीक है भाई। अच्छा, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें बी वाले की, बी जो सेकंड इवेंट है उसने बोला हुआ है कि बेटा कि 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो, मतलब कि आपका पहला नंबर 6 और दूसरा नंबर 5, ये तो फिक्स हो गया। तीसरे नंबर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो तीसरे नंबर में कुछ भी हो सकता है, इट मींस 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे आएंगे, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 6, 5, 1, 6, 5, 2, एंड ये आपका आ जाएगा 6, 5, 3, 6, 5, 4, 6, 5, 5, एंड फाइनली 6, 5, 6, ठीक है भाई। अच्छा, अब बात कर ले इनके हम इंटरसेक्शन की, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो बेटा कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे वो सारे एलिमेंट है जिनके थर्ड नंबर में क्या आ रहा है, थर्ड थ्रो पे आ रहा है 4, तो ऑब्वियसली थर्ड थ्रो पे भाई 4 आना चाहिए, वो ये रहा 6, 5, 4 यहाँ पर भी मिलेगा। तो देखो 6, 6, 4 से पहले ही जो एलिमेंट होगा वो बेटा आपका होगा 6, 5, 4, क्लियर भाई। केवल और कहीं 4 नहीं है थर्ड थ्रो पर, केवल एक यहीं पर ही है, तो बेटा ये एक सिंगल एलिमेंट है जो कॉमन होगा आपका 6, 5, 4। इसने प्रोबेबिलिटी पूछी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ठीक है भाई। तो इसका फॉर्मूला बनेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, एंड अपॉन में प्रोबेबिलिटी आएगी भाई किसकी, बी की। ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा बेटा, इंटरसेक्शन में केवल एक ही एलिमेंट आया, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 1/216 बनेगी, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने थे, 216, और वही अपॉन में आता है जब प्रोबेबिलिटी बनाते हैं, ठीक है भाई। बी की प्रोबेबिलिटी लेनी है, ओके, बी में कितने एलिमेंट्स है, बी में टोटल 6 एलिमेंट्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 6/216, एंड 216 से 216 कैंसिल होने के बाद आपका फाइनली आंसर आ गया 1/6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट example number 7, which is your last example of topic conditional probability. And next example 7 is saying that consider the experiment of tossing a coin. आपने क्या करना है बेटा, एक कॉइन को टॉस करना है, ठीक है, एक कॉइन को हम टॉस कर देंगे, कोई बात नहीं, और ये आपका एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, आपको एक कॉइन को आपको टॉस करना है, फिर आगे इसने बोला है इफ द कॉइन शोज हेड, अगर कॉइन पर क्या आ गया, हेड आ गया, तो आपने फिर क्या करना है, टॉस इट अगेन, तो उसको दोबारा से टॉस करना है। तो चलिए आप लोग जानते हैं बेटा ये एक कॉइन है, दिस इज ए कॉइन, और इस कॉइन को जब टॉस करेंगे तो ऑब्वियसली या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। मैं आपको इस क्वेश्चन को एक ट्री डायग्राम की हेल्प से इसको बताऊंगा, और ठीक है भाई क्लियर हो रहा है, ओके। तो बेटा आप लोग साथ के साथ प्रोबेबिलिटी भी हम इसकी मेंशन करते रहेंगे। आप लोग जानते हैं कि हेड की, एक कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो उस पर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, 1/2, एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी अगेन
1/2। ठीक है, एक कॉइन में टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होती है, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे हेड और टेल ही होते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास हेड या टेल। तो हेड आने की और या टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/2, इट मींस 50% रहती है। ओके ओके, फिर इसने बोला था कि अगर बेटा अगर हेड आता है, अगर हेड आता है, यहाँ पे था इफ द कॉइन सोज हेड टॉस इट अगेन। तो बेटा इसको आपने क्या करना है, दोबारा से टॉस करना है। मतलब एक हेड तो आपका आ ही चुका है, जब सिक्के को टॉस करेंगे दोबारा से तो हो सकता है कि सेकंड नंबर पे आपका हेड आ जाए, और हो सकता है सेकंड नंबर पे आपका क्या आ जाए, टेल भी आ सकता है। मतलब फर्स्ट नंबर पे जो मैंने हेड लिखा है, हेड तो है ही, कंफर्म है। ठीक है, हेड आ चुका है। ओके, तो आपके दो पॉसिबल आउटकम्स और बन गए। ठीक है भाई, और ये जो प्रोबेबिलिटी थी 1/2, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई तो बेटा 1/2 को टू पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा कितना, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/4, एंड इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। एंड यू नो बेटा कि जैसे 1/2 है, किसी को भी आपको हाफ करना है तो बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है, ये आपका 1/4 हो जाएगा। जैसे आप 10 का हाफ करना चाहते हैं तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ ही तो हो जाएगा ना। 2 10 को कैंसिल करेगा 5 आ जाएगा। यस, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 को हाफ किया तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 1/2। ठीक है भाई, चलिए एंड नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। आगे इसने क्या बोला है, आगे ये बोल रहा है भाई, हमने यहाँ तक पढ़ लिया, बट इफ इट सोज टेल, और अगर टेल आया, कॉइन को टॉस करने पर टेल आया तो क्या करना है, देन थ्रो ए डाई। तो आपको क्या करना है, आपके एक डाई थ्रो करनी है। ठीक है भाई, और एक डाई में 6 नंबर होते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है भाई इसके कितने पार्ट हो जाएंगे बेटा, 6 पार्ट्स हो जाएंगे। तो टेल तो अपना ऑलरेडी आ चुका है, इस टेल के साथ हो सकता है 1 आ जाए, डाई को फेंकने पर, टेल आने पर डाई फेंकना है। ठीक है भाई, तो हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है भाई 4 आ जाए, हो सकता है भाई 5 आ जाए, और हो सकता है आपका 6 आ जाए। तो आप देखिएगा बेटा 1/2 के यहाँ पे 6 पार्ट हो गए, जैसे 1/2 के यहाँ 2 पार्ट थे, ऐसे ही यहाँ पे 1/2 के 6 पार्ट हो गए। तो सभी की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इक्वली होगी। तो 1/2 के 6 पार्ट अगर हम करेंगे तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो ये कितना आ जाएगा 1/12। इन 1/12 बेटा इन सभी की प्रोबेबिलिटी होगी, इंडिविजुअली सबकी यहाँ प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 ईच। ठीक है भाई, जिससे सपोज कि 12 रुपए को आपको 6 लोग में बांटने हैं, तो 6 से डिवाइड ही करोगे, 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है, 2 आ जाएगा, 2 रुपए सब में बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे की अगर हम बात करें चलिए भाई, अब नेक्स्ट वन जो इसने बोला था, जो बेटा प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछ रहा था, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई सोल्स ए नंबर ग्रेटर देन 4। ओके, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको मैं लेट ए मान लो इवेंट, या ई मान लेते हैं, चलो ए मान लेते हैं। ए क्या हो गया, ए बी द इवेंट दैट द डाई सोल्स ए नंबर greater than 4, a number greater than 4। ठीक है, आप सभी को क्लियर है। बी में इसने बोला, बी इवेंट हम मान लेते हैं, बाद वाली इवेंट जो है गिवन दैट के बाद है, दैट इज देयर इज एटलीस्ट वन टेल, देयर इज एटलीस्ट वन टेल। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका देयर इज एटलीस्ट वन टेल। ठीक है, वी आर एज्यूमिंग बी बी द इवेंट दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। ओके, अब ये बताएं बेटा, हमें जो फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, द डाई सोल्स ए नंबर ग्रेटर देन 4, और उसको हमने क्या माना है, उसको हमने ए माना है। मतलब इस क्वेश्चन में हमने ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो चलिए भाई, तो अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो हमें तो एक तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी चाहिए। फिलहाल ये बताओ ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसने बोला था नंबर द डाई सोल्स ए नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े नंबर होने चाहिए डाई पर, तो 4 से बड़े नंबर 5 एंड 6 ही होगा। तो ये आपका आ जाएगा बेटा T5 एंड T6 हो जाएगा। और अगर हम बी वाले की बात करें तो बी वाले में जो आ रहा है आपका देयर इज एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो कम से कम एक टेल आपके कौन कौन से बेटा, एक टेल तो यहाँ भी आ रहा है HT, और बाकी टेल वाले ये सारे ही हैं।
तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, एच टी हो जाएगा। और बाकी ये टेल वाले सारे T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। साथ ही इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें तो इसमें बेटा इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और बी का। इसमें टेल है, इसमें भी टेल है, तो T5 T6 देखो दोनों कॉमन आ रहे हैं, T5 एंड T6 इधर भी है, T5 T6 इधर भी है। तो बेटा आप लोग कह सकते हैं भाई T5 और T6 ये आपके कॉमन एलिमेंट्स है, ये आपका इंटरसेक्शन है। और आगे फर्दर अगर बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख लेता हूँ आगे का। हमें जो फाइंड करना है बेटा, वो आपको फाइंड करना है ए ऑब्लिक बी निकालना है। तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी एन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है भाई, तो इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके T5 और T6 आ रहा है। ठीक है भाई, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। भाई देखो T5 और T6 है, T5 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/12 और T6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/12, तो टोटल कितना हो जाएगा 2/12 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/12। एंड नेक्स्ट जो आपका बी की प्रोबेबिलिटी बनेगी, बी में क्या क्या आ रहा है, बी में देखो एक तो एच टी आ रहा है और एच टी की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई 1/4 है, 1/4 प्लस और बाकी सारे एलिमेंट्स है यहाँ पे T1 से लेके T6 तक, और उन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई 1/12। और ये टोटल 6 एलिमेंट्स है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब आप इसको फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये तो हो जाएगा आपका डिवाइड में, या 12 है, यहाँ भी डिवाइड में 12 है, यहाँ 4 है। एक काम करें यहाँ भी 12 बना दें, तो यहाँ 12 बनाते हैं तो डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जाएगा बेटा 3/12 हो जाएगा ये। प्लस यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं करना, यहाँ पे 6/12 रखो सीधा, 6 1 6/12। और डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो न्यूमरेटर अगर जुड़ रहे तो जोड़ो और घट रहे तो घटा देते हैं, आप लोग जानते हैं इस बात को। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 9/12 हो जाएगा। आपने बी की प्रोबेबिलिटी रखनी है 9/12, और बेटा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया तो ये आंसर आ जाएगा आपको फाइनली 2/9। क्लियर, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी एक्सरसाइज का बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको और साथ में ले रहा हूं। ठीक है भाई चलिए तो एग्जांपल जो क्वेश्चन 13 है आपका एक्सरसाइज 13.1 में। ठीक है, इसको देख लेते हैं। हाँ तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 का क्या बोलता है बेटा, देखिए क्या बोलता है, एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 क्वेश्चन इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन बैंक है बेटा आपका, और क्वेश्चन बैंक में आपके 300 जो क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाले। ठीक है भाई, और 200 जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाले। ठीक है, ओके आगे इसने क्या बोला, एंड 500 इजी क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस वाले, एमसीक्यू है आपके, एंड जो 400 है वो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले। ठीक है, मतलब ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी है और एमसीक्यू वाले भी है। ट्रू फॉल्स वाले इसने 300 जो है वो इजी रखे हैं, और 500 और साथ में 200 जो डिफिकल्ट रखे हैं। और एमसीक्यू की बात करें तो 500 इसमें इजी है और जबकि 400 इसमें क्या है, डिफिकल्ट है। चलिए भाई, इसको मैं एक काम करता हूँ, एक एक बॉक्स बना के इसको डिटेल में पूरा लिख देता हूँ, तो बेटा देखिएगा हमारे जो क्वेश्चंस है, एक तो ट्रू फॉल्स वाले आ रहे हैं, सबसे पहले ट्रू फॉल्स वाले लिख लेते हैं, ट्रू फॉल्स, और साथ में एमसीक्यू भी आ रहे हैं। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एमसीक्यू वाले इजी ऐसा नहीं, एक काम करते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे इजी क्वेश्चन और यहाँ पर हम लिखेंगे डिफिकल्ट वाले, और यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस और एमसीक्यू वाले। ठीक है भाई, इजी डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू। चलिए, तो इसने बोला इजी क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स वाले वो कितने हैं, वो आपके 300 है, एंड जो आपके 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाले
डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके 200 है। जो टोटल क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं यहाँ पर वो आपके हो गए भाई 500। देयर आर टोटल 500 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। एंड एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस है? 500 आपके पास इजी क्वेश्चंस है, 500 इजी क्वेश्चंस है, और जबकि आपके पास 400 जो है डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। तो टोटल एमसीक्यू आपके पास कितने हो गए? टोटल एमसीक्यू आपके पास हो गए बेटा 900। 500 प्लस 400 टोटल कितना हो गया? 900 हो गया। आगे की अगर हम बात करें तो इजी क्वेश्चन है टोटल आपके पास 800, 3 एंड 5 800 हो जाएगा आपका। एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके पास कितने? टोटल 2 एंड 400 कितना हो जाएगा भाई? 600 हो जाएगा। और टोटल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चंस अगर हम ऐसे देखें भाई इजी और टोटल इजी क्वेश्चन है 800, टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चन है 600, तो टोटल हो गया भाई 1400 क्वेश्चन। और ऐसे देखें टोटल ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है 500, टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके पास 900, तो टोटल हो गए भाई 1400। ठीक है भाई, कैसे भी देख लो टोटल आपके पास 1400 क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट वन क्या है? इफ ए क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक में से एक क्वेश्चन को आपको रैंडमली सिलेक्ट करना है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन? जो प्रोबेबिलिटी बेटा पूछ रहा है ना वो इजी क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। और साथ में एक इवेंट इसने दे दिया एक और, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट इज ए एमसीक्यू। ठीक है भाई, आपको इजी क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो भी एमसीक्यू में से। ठीक है भाई, तो चलिए तो लेट ए भी मान लेते हैं। ए हमने मान लिया क्या? इजी क्वेश्चंस, it will be an easy question. A with the event that it will be an easy question. And B में जो है आपका दे रखा है it is a multiple choice question. इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बेटा MCQ. It is a MCQ, multiple choice question. ठीक है भाई? अच्छा, तो बेटा हमें जो निकालना है वो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? इजी क्वेश्चंस की। इट मींस कि आपको निकालना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B कितना बनेगा भाई? इसका फॉर्मूला बनेगा A इंटरसेक्शन B एंड अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है भाई? अच्छा, इंटरसेक्शन की बात करें तो बेटा A और B का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या बनेगा? A और B का इंटरसेक्शन मतलब पहले तो वो हाईलाइट कर देता हूँ जो इजी क्वेश्चंस है। इजी क्वेश्चंस है आपके 300 एंड 500, ओके। और फिर इसने बोला एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन ये रहे आपके। तो 500 क्वेश्चन ऐसे है जो इजी क्वेश्चंस है और एमसीक्यू क्वेश्चंस है, दोनों में कॉमन है। ठीक है भाई, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी आपकी 500 अपॉन में टोटल क्वेश्चन है आपके 1400। ठीक है भाई, एंड नेक्स्ट वन अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, तो बी वाले में क्या बोला इसने? इट इज ए एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने टोटल? 900 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 900 अपॉन में टोटल क्वेश्चन कितने? 1400। क्लियर भाई? चलिए इसका आंसर निकालते हैं। क्या है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ रही है बेटा आपकी 500 अपॉन में 1400 एंड अपॉन में बी की प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 900 अपॉन में 1400। ठीक है भाई, तो ये 1400 से 1400 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, ये आपका आंसर आ जाएगा 500 अपॉन में 900 और यहाँ पर भी ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी तो आंसर आ जाएगा 5/9। क्लियर भाई? फाइनली ये क्वेश्चन भी हो गया और इसी के साथ आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिनिश हो गया जो मुझे फिनिश करना था। एग्जांपल्स और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिया एक्सरसाइज का। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका होगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। चलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को देखते हैं फिर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एंड देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में है क्या, पहले बेसिक बातें इसका जान लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम क्यों लगाते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है इसकी। तो देखिए बेटा आप लोग 9th में 10th में आप लोगों ने प्रोबेबिलिटीज आपने पढ़ी है, तो वहां पे जनरली क्या होता था, मैं एग्जांपल लेता हूँ उसके हिसाब से बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कि बेटा एक बॉक्स के अंदर बॉल्स लेता हूँ, एक तो रेड कलर की बॉल्स ले लेता हूँ कुछ, सपोज यहाँ पे मैं 3 बॉल्स ले लेता हूँ एंड जो आपकी ब्लू कलर की बॉल्स है वो आपकी 2 बॉल्स ले लेता हूँ। तो बेटा टोटल जो बॉल्स हो जाएंगी यहाँ पर, टोटल बॉल जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी आपकी 5 बॉल्स हो जाएगी। ठीक है भाई, 2 सिचुएशंस में बनाऊंगा यहाँ पे।
ठीक है, पहले एक सिंपल वाली बात देख लो जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ते थे 10th क्लास में, कि सपोज अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बेटा इस बॉक्स में से ये एक बॉक्स है और इसमें आपके पास जो रेड बॉल्स है वो 3 है और ब्लू बॉल्स है वो आपके पास 2 बॉल्स है, ठीक है, टोटल 5 बॉल्स है और इसमें से आपको क्या करना है, एक बॉल निकालनी है रैंडमली, और जो एक बॉल निकल रही है अगर वो रेड कलर की है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और आप लोग क्या करते थे बेटा कि जब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, ए रेड बॉल, तो बेटा उसकी जो प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते थे कि भाई रेड बॉल कितनी है, टोटल 3, और टोटल बॉल कितनी है 5, तो भाई ये होता था, भाई ये चांसेस होते थे, ये आपकी पॉसिबिलिटीज होती थी कि भाई रेड बॉल के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/5, और 3/5 का मतलब आप लोग अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये आपका 60% होता है, ठीक है भाई, 3/5 इट मीन 60%, मतलब 60% चांसेस है रेड बॉल के निकलने के। अगर सपोज कि यहाँ पे रेड बॉल आपकी 2 होती, 2 ही रेड बॉल है और 2 ही ब्लू बॉल्स है, तो आपकी इस सिचुएशन में आपकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो कितनी बनती है, 2/4 बनती, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाती, 4 हो जाती, तो 2/4 का मतलब होता है बेटा 1/4, और 1/4 का मतलब आधा हो गया, आधा का मतलब 50% हो गया, मतलब 50% चांसेस है कि रेड बॉल के निकलने के, ठीक है भाई। अच्छा, रेड बॉल के निकलने के जो चांसेस होंगे वो आपके 50% होंगे। ओके, तो आप लोग इसी तरीके से करते थे। चलिए अब मैं बात करता हूँ आगे। सिमिलरली ऐसे ही अगर सपोज कि मतलब ब्लू बॉल्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी पूछे कि ब्लू बॉल्स निकल रही है, तो आप लोग आंसर देते थे लाइक यहाँ पे 3 बॉल्स ही ले लेता हूँ वापसी, और यहाँ पर ये टोटल 5 बॉल्स है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर वो ब्लू बॉल की बात करता है कि बेटा ब्लू बॉल के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या बनेगी, तो आप आंसर दे देते 2/5। 2 ब्लू बॉल्स है, 2 ब्लू बॉल्स में से कोई सी बॉल निकल सकती है, तो उसकी जो चांसेस होंगे 2/5, इट मीन की आपका हो गया बेटा 40%। 40% चांसेस है ब्लू बॉल के निकलने के, 60% चांसेस है आपके रेड बॉल के निकलने के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक ही बॉल्स निकाली है, लेकिन अगर वो एक से ज्यादा बॉल्स को निकालेगा, एक से ज्यादा बॉल्स को निकालेगा, तो बेटा आपको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर आप इसको कॉम्बिनेशन के तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ये आपसे पूछता है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 रेड बॉल्स की, तो रेड बॉल्स, 2 रेड बॉल्स, you have to determine the probability of drawing 2 red balls। तो अगर आप 2 रेड बॉल्स निकाल रहे हैं, और अब मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा एक चीज कि जो बॉल्स निकल रही है वो विद रिप्लेसमेंट निकल रही है या विदाउट रिप्लेसमेंट निकल रही है। तो सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ बेटा आपका विदाउट रिप्लेसमेंट लेके चलता हूँ, सबसे पहले मैं विदाउट रिप्लेसमेंट लेके चलता हूँ, विदाउट विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, आपको ये पूरा बोर्ड क्लियर, ठीक है, ओके। तो देखिएगा बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब हो गया बेटा कि आपने एक बॉल निकाली, फिर उसके बाद दूसरी बॉल निकाली, फर्स्ट बॉल को आपने बॉक्स में नहीं रखा, ठीक है भाई। तो चलिए, तो पहले जो रेड बॉल निकल रही है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एंड फिर दूसरी जो रेड बॉल निकल रही है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये आर का मतलब हो गया कि एक रेड बॉल निकल चुकी है, उसके बाद दूसरी रेड बॉल निकाल, ठीक है भाई। तो चलिए, पहले इसमें से रेड बॉल निकलेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, टोटल 3 बॉल्स है, 3 में से कोई एक बॉल निकलेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 3/5। एंड नेक्स्ट वन, जब दूसरी रेड बॉल निकालेंगे, जब दूसरी रेड बॉल निकालेंगे, अब इस एक रेड कलर की बॉल निकल चुकी है, तो अब अपने पास बॉक्स में 2 रेड कलर की बॉल रह गई है, और ब्लू तो टोटल 2 ही है, टोटल कितनी हो गई, 4 बॉल्स हो गई, रेड और ब्लू मिला के, ठीक है भाई। अब इसमें से रेड बॉल आपको निकालनी है, तो बेटा अब रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल रेड बॉल कितनी है आपके पास, 2 है, 2 रेड बॉल्स है, और टोटल बॉल्स कितनी है, 4, ठीक है। तो अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो 50% चांसेस हो गए, दोनों सेम है, नंबर ऑफ बॉल्स जो है रेड कलर की ब्लू कलर की बॉल जो है दोनों सेम है, 2 बॉल्स इधर है, 2 बॉल्स इधर है, 2 रेड और 2 ब्लू, तो 50% चांसेस हो जाएंगे। इसको सोल्व करें फर्दर, 2 1 जा 2 2 जा, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, एंड इसका आंसर आएगा कितना, 3 1 जा एंड 5 2 जा 10, मतलब 3/10 इसका आंसर होगा। और दूसरा तरीका क्या है आपका, ये हो गया बेटा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से, है ना, इनका मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का प्रोबेबिलिटी का, तो आंसर आ गया 3/10। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आए हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो चलिए कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो आप लोग जानते हैं बेटा कि जैसे अपने पास रेड कलर की बॉल्स जो है वो 3 है, और उसमें से हमने केवल 2 ही बॉल्स निकालनी है, तो इट मीन के ऊपर आएगा आपका 3C2 एंड अपॉन में
टोटल बॉल जो टोटल में से निकली है वो टोटल 5 में से निकली है, अपॉन में तो टोटल ही दिखाया जाता है हर बार, ठीक है भाई। जैसे यहाँ 5 आया या 4 आया, तो यहाँ कॉम्बिनेशन में कैसे करेंगे, टोटल जो है 5C2 आएगा। मतलब रेड कलर की बॉल जो 3 है उसमें से कोई 2 बॉल निकली है, और जो टोटल बॉल्स है 5 उसमें से 2 निकली। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना होगा कॉम्बिनेशन का यूज करके। चलिए, तो इसमें अगर हम सॉल्व करें तो 3C2 जो बनेगा आपका बेटा वो 3 बनेगा, और 5C2 जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका कितना बनेगा, 5C2 ये आपका 10 बन जाएगा, ठीक है। तो सेम आंसर आ रहा है। और जब कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो बेटा आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखें, आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि भाई NC0 जो होता है आपका वो 1 होता है, NC1 जो होता है वो आपका n होता है, NC2 जो होता है वो आपका n-1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल आपका होता है भाई 2 ही होता है, ठीक है भाई। जैसे 2 फैक्टोरियल है तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1, इट मीन 2। 3 फैक्टोरियल है, इसको सोल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 पे स्टॉप हो जाता है लास्ट में जाके, और इनका मल्टीप्लीकेशन होगा 6। सिमिलरली अगर 4 फैक्टोरियल आता है तो ये आपका होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि आपका कितना बनेगा, 4 3 जा 12, 2 जा 24 बजे 24 आपका आएगा। अगर NC3 आ जाता है तो आपको करेंगे n-1 n-2 n अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल जो कि बनेगा कितना 6, ठीक है भाई। आप इसको अगर डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो याद करने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर n है, यहाँ पे r की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो n को केवल एक ही बार लिखना है, ठीक है। 2 है तो इसके फैक्टोरियल 2 बार लिखेंगे, मतलब है ना, जैसे n और अगला क्या आएगा n-1। किसी फैक्टोरियल को हम सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 1 आता है, मतलब रिवर्स चलता है मल्टीप्लीकेशन में, 1 पे स्टॉप हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे रिवर्स चलेगा n, फिर अगला क्या आएगा n-1। या 3 है तो 3 बार लिखना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन में, इसको फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे जैसे n-1, फिर अगला क्या होगा n-2, एक एक कम होता चला जाएगा, n अपॉन में क्या रहेगा 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल क्या बनेगा आपका 6 बनेगा, ठीक है भाई। तो ऐसे ही मैंने इसको सॉल्व किया बेटा, देखो 3C2 मैंने इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा देखो, वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने डायरेक्ट किया कि 3 आंसर आ गया। आप देखिए ना कैसे भाई, 3 2 है तो 2 बार इसको आप एक्सपेंड करेंगे, फैक्टोरियल करेंगे 3 इंटू 2, और अपन में 2 फैक्टोरियल जो कि 2 हो जाएगा, ठीक है। और 5C2 की भी ऐसे करें, 5 इंटू कितना आ जाएगा भाई, 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 5 अगला क्या होगा 4, आगे जाएंगे नहीं, और अपॉन में क्या जाएगा 2 फैक्टोरियल जो कि कितना होता है 2 ही होता है। तो देखिएगा भाई 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और फर्दर आप इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये आप ऐसे देखिए ना, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 3 आ गया, और आप इसको 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 2 जब 4 हो गया, तो 5 2 10 ही बचा। आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, समझ रहे बात को। अगर एक से ज्यादा चीजों को सिलेक्ट किया जा रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट तो आपने क्या करना है, कॉम्बिनेशन का यूज करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विद रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। देखिए भाई, अगर हम विद रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें, विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट का मतलब हो गया कि बेटा जब हमने 2 बॉल निकालनी है, एक बॉल निकाली उसको वापसी रख दिया तब दूसरी बॉल निकाली, ये हो गया विद रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेस कर दी है हमने, उसकी जगह पे दूसरी बॉल निकाली, ठीक है, रख कर लेकिन, ठीक है। और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बॉल निकाली उसको रखा नहीं, फिर दूसरी बॉल भी निकाली, ये हो गया आपका विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं विद रिप्लेसमेंट। अगर यहाँ पर आपको 2 रेड बॉल्स निकालनी होती तो आपने क्या करना होगा, 2 रेड बॉल्स निकालनी होगी, फर्स्ट रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एंड फिर उसके बाद सेकंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और जो बॉल पहले निकल चुकी है उसको यहाँ साइड में हम लिखेंगे ऑब्लिक में डाल, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब मैं इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी हमें यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का केस है। तो बेटा रेड बॉल 3 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आउट ऑफ 5 बॉल्स में से तो 3/5 होगी, और जो रेड बॉल हमने निकाली उसको वापसी रख दिया। अब जब सेकंड बॉल निकालेंगे तो अभी भी हमारे पास बॉक्स में रेड बॉल 3 है और ब्लू बॉल्स कितनी है 2 है, तो अब रेड बॉल निकालेंगे तो सेम प्रोबेबिलिटी बनेगी बेटा 3/5, और ये आपका आंसर आएगा फाइनली 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। तो ये हुआ विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है भाई। चलिए अब इसी के बेस पर एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, और एग्जांपल नंबर आपका आ रहा है 8, एग्जांपल नंबर 8 देखिएगा, एग्जांपल नंबर 8 देखिए भाई क्या बोलता है, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। भाई एक थैला है जिसमें
यहाँ पे मैं यहाँ से सॉल्यूशन में इसका स्टार्ट कर रहा हूँ। एक अन बना लेते हैं और इसमें आपका जो ब्लैक कलर की जो बॉल्स है वो है 10, और जबकि आपकी जो मतलब व्हाइट कलर की जो बॉल्स है वो है आपकी 5, और टोटल बॉल्स जो हो गई आपकी बेटा, जो टोटल बॉल्स है यहाँ पर टोटल 15 बॉल्स है। ठीक है भाई। एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, एंड आगे इसने बोला है 2 बॉल्स आर ड्रॉन, यहाँ पर भी 2 ही बॉल्स निकलवा रहा है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ये जो क्वेश्चन है आपका बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट का, ये बात ध्यान रखेंगे। एक बॉल जो निकाली उसको दोबारा हमने थैले में रखा नहीं है और दूसरी बॉल निकालनी है। ठीक है। आगे बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। इसने बोला जो 2 बॉल्स निकाली है हमने वो दोनों ही क्या है, ब्लैक कलर की बॉल्स है। बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। क्लियर भाई। तो चलिए, तो एक काम करते हैं, ब्लैक बॉल को हम बी से डिनोट कर देते हैं। बी रिप्रेजेंट करेगा ब्लैक बॉल्स को निकलने का। ठीक है। लेट बी बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। इस बात पे भी ध्यान देते हुए हमने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है भाई। तो चलिए, अब मुझे ये बताओ कि अगर हम पहले ब्लैक बॉल्स निकालते हैं तो यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, दोनों ही ब्लैक कलर की बॉल्स है। ठीक है भाई, दोनों ही ब्लैक कलर की बॉल्स है। इट मींस बी बी। ठीक है, पहले भी ब्लैक बॉल और दूसरी ब्लैक। ठीक है भाई। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक बी इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। ओके, रीजन है बाद में बताता हूँ, अभी क्यों ऐसे लिख रहे हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली ब्लैक बॉल निकली, अब बाद वाले भी ब्लैक बॉल से निकली है, और एक ब्लैक बॉल आपकी निकल चुकी है, एक ब्लैक बॉल हमने निकाली है, फर्स्ट इवेंट हो चुकी है, उसके बाद दूसरी ब्लैक बॉल निकल रही है। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है। तो बताइए, जब ब्लैक बॉल निकलेगी तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ब्लैक बॉल आपकी कितनी है 10, और टोटल बॉल कितनी है 15 इनटू में। अब जब सेकंड बॉल निकालेंगे तो बेटा जब एक ब्लैक बॉल आपकी निकल चुकी है तो अब ब्लैक बॉल्स यहाँ पर कितनी रह जाएंगी, टोटल 9 बॉल्स रह जाएंगी अब ब्लैक कलर की, और व्हाइट बॉल्स तो उतनी है 5, टोटल कितनी होगी भाई 14। अगर हम बात करें ब्लैक बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी, अब सेकंड नंबर पे जो ब्लैक बॉल निकलेगी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी ब्लैक बॉल कितनी है अब 9 है, और टोटल बॉल कितनी है 14 है। ठीक है भाई, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 5 3 जा, एंड फर्दर 2 से 14 को डिवाइड कर दो, 2 7 जा। इसका आंसर हो जाएगा बेटा 9 अपॉन में 3 7 जा, कितना हो जाएगा भाई 21। ये इसका आंसर आ जाएगा 9 अपॉन में 21। नहीं, फर्दर और भी डिवाइड हो सकता है भाई, 3 3 जा 9, तो 3/7 इसका आंसर आ जाएगा, 3/7 इसका आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मैं ये कह रहा था कि भाई रीजन क्या है कि हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं बहुत के लिए। बहुत के लिए तो आप लोग जानते हैं, जिन्होंने सेट्स पढ़ा हुआ है, बहुत का मतलब इंटरसेक्शन होता है। और इंटरसेक्शन आप लोगों ने पढ़ा है बेटा कि मतलब जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, और ये होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, राइट। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ से जो बनेगी वो क्या बनेगी, बी की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। आप ऐसे भी देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने देखा कि इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी आ गई है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बन गई है। ठीक है भाई, इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे किया। चलिए आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 9 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड्स। ठीक है भाई, यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स है, और उस 52 कार्ड्स में से 52 वेल सफल्ड कार्ड्स है, इनको अच्छे से फेंटा गया है, और इसमें से आपके 3 कार्ड्स आपके निकल रहे हैं। और यहाँ पर भी जो सिचुएशन दी है इसने विदाउट रिप्लेसमेंट की दी है। ठीक है भाई, विदाउट रिप्लेसमेंट 3 कार्ड्स निकाले गए, जिन जिन पत्तों को निकालते गए उनको वापसी हमने गड्डी में नहीं रखा है। आगे क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। जो पहले 2 कार्ड्स है, जो 3 कार्ड्स आपके निकले हैं ना, उसमें से जो पहले 2 कार्ड्स निकले उनको किंग्स के,
एंड द थर्ड कार्ड इज एन एस, और जो तीसरा पत्ता है वो आपका इक्का निकला है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इस हिसाब से, तो चलिए देखते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, इवेंट्स डिनोट कर लेते हैं, सॉल्यूशन लेट के बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग अ किंग कार्ड, ड्राइंग अ किंग कार्ड। भाई किंग कार्ड के निकलने को हम कैसे डिनोट करेंगे, और फिर लास्ट में जो है एक इक्का भी निकल रहा है, एस भी निकल रहा है, तो उसको हमने ए से डिनोट कर देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर कि हम जो ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी द इवेंट दैट ड्राइंग ए एस कार्ड। ठीक है भाई, चलिए। तो बेटा बताइए सबसे पहले हमने दो तीन कार्ड जो निकले वो इस तरीके से निकले, पहला किंग, दूसरा किंग, और तीसरे नंबर पे इक्का एस। तो चलिए भाई, पहले हमने किंग की प्रॉपर्टी लिखेंगे, इनटू में हम प्रॉपर्टी लिखेंगे के बाई के। इट मींस के बाई के का मतलब हो गया कि एक किंग का पार्ट कार्ड निकल चुका है, जो निकलते जाएंगे उसे ऑब्लिक में लिखते जाएंगे, और अपॉन में क्या लिखेंगे किंग। ठीक है, अब दूसरा पत्ता जो है हमारा किंग का निकला है, तीसरा कार्ड निकल रहा है इक्के का, और हमारे दो किंग कार्ड निकल चुके हैं। रुक जाओ, ठीक है, अच्छा। तो चलिए भाई, जो किंग कार्ड है पहला, अपने पास जो कार्ड्स है देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये टोटल 52 कार्ड्स है। ओके, इसमें आपके पास जो किंग वाले कार्ड्स होते हैं वो टोटल 4 होते हैं, और आपके पास जो इक्के होते हैं वो आपके पास 4 होते हैं। बाकी इसके अलावा जो अदर कार्ड बचे आपके पास, वो कितने बचे भाई? 46, ना 44। ठीक है भाई, 44 कार्ड्स बचे अदर। चलिए, तो पहले हम किंग कार्ड्स की बात कर लेते हैं। भाई किंग कार्ड्स निकलेगा तो किंग कार्ड्स कितने? चार, चारों में से कोई निकलेगा, तो 4 और अपॉन में टोटल कितने भाई? 52। ठीक है, इनटू में जब सेकंड किंग कार्ड निकालेंगे तो बेटा अब हमारे पास किंग कार्ड कितने रह गए विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, तो अब हमारे पास जो किंग कार्ड्स हो जाएंगे वो तीन हो जाएंगे। एक किंग कार्ड क्योंकि निकल चुका है आपका, और इक्के उतरी है, और ये भी अदर्स कार्ड भी उतरी है, अब टोटल 51 हो गए। ठीक है भाई, तो अब सेकंड नंबर पे जो किंग कार्ड निकलेगा वो तीन में से कोई निकलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 3 अपॉन में 51, टोटल कार्ड 51 है। एंड नेक्स्ट, अब हमारे पास जो कार्ड्स रह गए, भाई किंग दो कार्ड्स निकल गए, दूसरा भी किंग निकल गया, तो अब किंग कार्ड रह गए दो, इक्के हमारे पास 4 है, और अदर 44 टोटल होती है। लेकिन अब ओवरऑल टोटल कार्ड्स की बात करें तो टोटल हमारे पास 50 कार्ड्स है, टोटल 50 कार्ड्स है। अब हमें यहाँ पर इक्का निकालना है, तो इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? इक्का कितने हमारे पास? 4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 4 अपॉन में कितना? 50। टोटल कार्ड्स हमारे पास 50 है। इसको सॉल्व करते हैं, फोर्सेस को डिवाइड कर दो, फोर्सेस को डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा आपका 13, 13 4 जा 52 होता है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 17 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करो 2 2 जा 2 25 जा। ठीक है भाई, ऊपर जो बचा आपका बेटा ये 2 आ गया, एंड नीचे इनका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 13 17 जा ये आपका हो जाएगा 221 इंटू में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर, तो ये आपका आ जाएगा 25 बच जा 25, 2 कैरी 25 2 जा 50 एंड 2 52 हो जाएगा, 52 का 2 एंड 5 कैरी अगेन। ठीक है, 25 2 जा 50 एंड 5 ऐड कर देंगे तो 55। तो फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन में 5525 आ जाएगा, 5525 इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस पे एक चीज और बता दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ना करके अगर इसको हम क्वेश्चंस को करते हैं किस तरीके से, कॉम्बिनेशन का यूज करके, तो बेटा कॉम्बिनेशन का यूज करके हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? भाई दो ब्लैक बॉल्स निकली है, तो दो ब्लैक बॉल्स निकली है इसमें, तो आपके पास टोटल ब्लैक बॉल्स है 10, और ये आपकी दो ब्लैक बॉल्स निकली है, एंड अपॉन में टोटल बॉल्स आपके पास 15 है, और दो बॉल्स निकली है ओवरऑल उसमें से। ठीक है भाई, अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आपका आ जाएगा कितना? 8 इंटू 9 एंड अपॉन में 2। ठीक है भाई, और ये आपका आ जाएगा 15 इंटू 14, और अपॉन में कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर दो, और यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू में 9 एंड अपॉन में 15 इंटू में कितना आ जाएगा? 14। 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 जा 5 3 जा, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 7 जा, एंड 3 से 9 को कैंसिल कर सकते हैं 3 3 जा। तो ये आपका फाइनली जो आंसर बचा वो 3 और 7 बचा, 3 अपॉन में 7। अगर आप कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं तो कॉम्बिनेशन से भी आपका वही सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग जो है कॉम्बिनेशन यहाँ भी लगा सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये कौन से इवेंट्स कहलाते हैं जो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं? ऐसे दो इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इनके इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए और बी की अलग अलग जो प्रोबेबिलिटी है, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है बेटा, वो अगर उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स कि ये आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है भाई, ये आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इफ ए एंड बी आर independent events, then definitely the probability of both A and B, it means intersection of A and B, जो probability होगा वो इनका मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। इवन इनके दोनों नॉट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, नॉट ए नॉट बी, नॉट को मैं डैश से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन है ना, तो यह मल्टीप्लीकेशन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इनके नॉट की प्रोबेबिलिटी, इनके नॉट का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी उनके नॉट की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर ऐसे आ जाए ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो बेटा इनका भी ए डैश की प्रोबेबिलिटी इंटू बी का प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसका भी ये आ जाएगा ए का प्रोबेबिलिटी इंटू नॉट बी का प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, ये होता है ऐसा इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में। और अब मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 को देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है? ए इज ए डाई इज थ्रो, ठीक है, एक डाइस को आपने थ्रो किया। इफ ई इज द इवेंट, ई में जो इवेंट ले रहा है वो कौन सी इवेंट ले रहा है? द नंबर अपियरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। द नंबर अपियरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। एंड सेकंड में एफ में इवेंट लिया, ये तो ई की थी। अब एफ की बात करें तो एफ में बोला एफ बी द इवेंट द नंबर अपियरिंग इज इवन, जो नंबर आएगा वो इवन का होगा, इवन को ले रहा है वो ई में। और साथ में बोला दैट फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। इस क्वेश्चन में आपको ये, चलिए देखिए क्या करता है ये क्वेश्चन। डाई इज थ्रोन, ओके, ए डाई को फिक्स किया। इसका जब हम सॉल्यूशंस करेंगे बेटा, तो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा? लेट एस बी द सैंपल स्पेस। एक डाई को आपने थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे आपके? एस बी द, हम यहाँ लिखेंगे सैंपल स्पेस, एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग अ डाई, ऑफ थ्रोइंग अ डाई। और एक डाई को थ्रो करने पर जो सैंपल स्पेस बनेंगे बेटा वो आपके बनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और ई और एफ के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि भाई बोला हुआ है ए इज द इवेंट द नंबर अपियरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें मल्टीपल ऑफ 3 वाले जो नंबर होंगे बेटा वो दो होंगे, 3 एंड 6। एफ की बात करें तो एफ में क्या, एफ बी द इवेंट द नंबर अपियरिंग इज इवन। इवन नंबर कौन कौन से यहाँ पे? 2 4 एंड 6, ये इवन नंबर है। और साथ ही इनका इंटरसेक्शन भी हम निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आपका बेटा 6 है, 6 इधर भी और 6 इधर भी है। ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा। ओके, चलिए इन सभी की प्रॉपर्टी देखें। ए की जो प्रॉपर्टी बनेगी बेटा, दो एलिमेंट्स है तो, और टोटल कितने? 6 है, तो प्रॉपर्टी बनेगी 2/6, इट मींस 1/3 अगर 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तो। एंड एफ का जो प्रोबेबिलिटी बनेगा वो आपका बनेगा 3 नंबर से यहाँ पर एफ में, और टोटल 6 है, तो प्रोबेबिलिटी बनेगा बेटा 1/2 1/2 1/2। एंड इनका जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी बेटा 1/6, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। अब आप देखिएगा कि ई की जो प्रोबेबिलिटी है और एफ की जो प्रोबेबिलिटी है, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या बन रहा है? 1/3 इंटू 1/2, इट मीन्स 1/6। और जो 1/6 है वो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, तो यस इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ गया। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन, ए की प्रोबेबिलिटी और एफ का जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है भाई, इंटरसेक्शन के बराबर आ गया। इट मींस वी कैन से दैट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है भाई,
So we can say that E and F are independent events. Independent events. ठीक है भाई, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल 11 में क्या बोलता है? एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अब आप देखिएगा अनबाइस्ड डाई के बारे में बात कर रहा है। अनबाइस्ड का मतलब होता है बेटा नॉर्मल डाई। एक नॉर्मल डाई है, अनबाइस्ड का मतलब होता है बेटा नॉर्मल डाई है, कुछ भी आ सकता है उसको थ्रो करने पर, नॉर्मल डाई। ठीक है भाई, और नॉर्मल डाई है। ओके, एक बाइस्ड डाई भी होता है जो कि नॉर्मल डाइज होता है, कई बार टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसको कितना भी थ्रो कर लो घूम फिर के 3 आ जाए या 4 आ जाए, कुछ ऐसा हो सकता है, उसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट नॉर्मल डाई में कुछ भी आ सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला फिर आगे? ठीक है, एक डाई को फेंका गया है, ठीक है, एन अनबाइस्ड डाई थ्रो। और आप लोग जानते ही हैं बेटा कि अनबाइस्ड डाई की अगर हम बात करें, अगर हम अनबाइस्ड डाई की बात करें, एक ही बार फेंका गया तो 6 ही हमारे सैंपल बनेंगे। ठीक है भाई, तो इसका जब सॉल्यूशंस करेंगे, मैं यहाँ से दिखाता हूँ इसको सॉल्यूशन, और यहाँ पर लेट एस, एस क्या है भाई? सैंपल स्पेस। लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग ए या एन अनबायस्ड डाई, अनबायस्ड डाई। ठीक है भाई, चलिए, तो एस में आपका बेटा क्या क्या आ रहा है? तो एक पासे को, एक डाई को अगर एक बार थ्रो करोगे तो जो नंबर आएंगे, पॉसिबल आउटकम्स होंगे 1 2 3 4 5, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, और आगे बोलता है लेट द इवेंट ए। देखो बेटा, इसने ए इवेंट को ऑलरेडी लेट किया हुआ है, ए एक इवेंट को लेट किया हुआ है ऑलरेडी, हमें लेट करने की जरूरत नहीं है। ए के बारे में इसने बोला है कि ऑड नंबर ए बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। तो देखो फर्स्ट थ्रो इट मींस, ओहो, इसमें डाइक्स को एक्चुअली फेंका गया, थ्रो किया गया 2 बार। सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग एंड अनबाइस्ड डाई 2 टाइम्स, ये आएगा फिर। ठीक है भाई, 2 टाइम्स। और बेटा एक पासे को अगर आप 2 बार फेंक रहे हो तो जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो टोटल 36 बनेंगे, आप लोग जानते हो ऑलरेडी। ठीक है, 6 की पावर 2 बनेगा। एक डाइस में आपके 6 होते हैं, एक डाइस में आपके 6 नंबर होते हैं, और 2 बार फेंका गया तो पावर 2, इट मीन 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा बेटा? 36 हो जाएगा। अब देखिएगा ए में इसने क्या बोला? ए में इसने बोला ओड नंबर्स, ओड नंबर है फर्स्ट रो पे, मतलब पहले नंबर पे आपके ओड आने चाहिए, तो पहले नंबर पे ओड वाले तो जैसे, और सेकंड नंबर पे कुछ भी आ सकता है, इट मींस 1 वाली लाइन जो आ जाएगी पूरी आपकी 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। ठीक है भाई, और 2 को लेंगे नहीं, 3 को लेके चलेंगे, 3 1 3 2, और इसी तरीके से चलेगा 3 6 तक। ठीक है भाई, और कौन सी वाली लाइन आ जाएगी? 5 वाली, 5 1 5 2, एंड ये वाली लाइन आ जाएगी आपकी 5 6 तक, चलेगा। एंड नेक्स्ट में इसने बोला बेटा बी के बारे में, इसने बोला बी बी द इवेंट, इसने बोला कि भाई ऑड नंबर होने चाहिए सेकंड नंबर पे। ए के बारे में तो इसने बोला ए इवेंट की ऑड नंबर होना चाहिए आपका पहले नंबर पे फर्स्ट थ्रो पर, और बी में बोला कि ऑड नंबर होने चाहिए सेकंड थ्रो पर, सेकंड नंबर पे आपके ऑड होने चाहिए, आपके सेकंड नंबर पे ऑड होना चाहिए। तो सेकंड थ्रो पे, सॉरी सेकंड थ्रो मतलब दूसरा नंबर जो आपका ऑड होना चाहिए, तो दूसरे नंबर पे ऑड होना चाहिए। तो एक तो ये अगर हम रो वाइज करें तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 एंड 6 1, ये आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, और कौन सी लाइन आ जाएगी आपकी? ये यहाँ पर आ जाएगा आपके 3 वाला लेके चलना है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर क्या चलेगा? यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, 1 वाली लाइन है 1 3, ये आपका आ जाएगा बेटा 2 3। ठीक है, ये ऐसे चलेगा आपका, ये कहाँ तक आ जाएगा? 6 3 तक आ जाएगा। एंड लास्ट वाली रो जो चलेगी आपकी 5 वाली चलेगी, 1 5 2 6, ठीक है, 3 6 4 6 5 6, ये आपका आ जाएगा 6 6 आ जाएगा। क्लियर भाई? और आगे इसने बोला कि चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी। आपको चेक करना है, आपको ये चेक करना है, बोला कि चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं? तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। ओके, तो आप देखिएगा बेटा, इनमें सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा क्या। इसने बोला ए में बोला कि भाई पहले नंबर पे ओड है, बाद वाले में बोला कि दूसरे सेकंड थ्रो पर ओड है, पहला नंबर ओड है, वहां दूसरा नंबर ओड है। तो अब इनमें कॉमन क्या आएगा? क्या ओड ओड हो गए दोनों तरफ, पहले पे भी और
दूसरे पे भी। तो चलिए देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये 1 1 इधर भी है, 1 1 इधर भी है। आप देख रहे हैं 3 1 इधर भी है और 3 1 इधर भी है। आप देख रहे हैं 5 1 इधर भी है और 5 1 इधर भी है। सिमिलरली आप देखेंगे 1 3 ये यहाँ पे तो 1 2 है, मतलब एक ऑड है और एक इवन है, ये तो आएगा नहीं यहाँ पर। 1 3 देखिए, 1 3 इधर भी है, 1 3 इधर भी है। और साथ में 3 3 यहाँ पर भी आएगा, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 3 3। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बेटा, ये आपका आ जाएगा 5 3 वाली लाइन है, 3 वाली लाइन है पूरी। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा 1 1 3 ये रहा एंड 3 3 आपका ये अगला एलिमेंट होगा 3 3। और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 4 3 एंड 5 3। 5 3 वाला यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है भाई, दोनों तरफ ओड होने चाहिए, क्या बात, ठीक है, समझ में आ रही है वाली बात। तो अब ये देखिएगा ओड वाला जो दोनों में ओड होगा, इसे 1 1 हो गया, 1 5 1 3 भी हो गया है ना, 1 3 एंड 1 5 हो गया। आगे बात करते हैं 3 वाली लाइन, 3 1 सॉरी, यहाँ पर जो आएगा आपका 1 3 एंड 1 5 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका आ गया, ये गलत आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 3 1 और यहाँ पे आपका आ गया 5 1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आप 3 वाली लाइन में 3 3 हो गया, एक 3 5 हो गया, यहाँ पर आ गया आपका 5 3 हो गया और यहाँ पर आ गया 5 5। ठीक है भाई, तो चलिए इन सभी की प्रोबेबिलिटीज को हम चेक कर लेते हैं। ए का प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा भाई, ए में कितने एलिमेंट्स है टोटल, देखिए 6 6 एंड 6 3 जा 18, इट मींस 18/36। ये आपका आ जाएगा 18 1 जा 18 2 जा 36 होता है, 1/2 आ गया। अगर हम बी की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो बी में भी देखो ना बेटा, फर्स्ट रो में 6 एलिमेंट, सेकंड में भी 6 और थर्ड में भी 6 ही आएंगे। तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, 36 अपन में आएगा 1/2, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे अपन में 36 ही आएगा। एंड अगर हम बात करें बेटा इनके इंटरसेक्शन की, तो देखिएगा जो इंटरसेक्शन है इनका, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 3 3, इट मींस 9 एलिमेंट्स है। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 9/36 और 9 को 36 से डिवाइड करेंगे 4 जा आ जाएगा 1/4। चलिए चेक करते हैं कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो ए का प्रोबेबिलिटी और बी का प्रोबेबिलिटी का हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन, इनका मल्टीप्लीकेशन 1/2 इंटू 1/2, इट मींस ये कितना बनेगा 1/4 बनेगा और 1/4 आपका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। तो इट मींस की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ गया ए और बी की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन। तो वी कैन से दैट ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, सो वी कैन से दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ये बराबर नहीं आता इंटरसेक्शन के तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, सॉरी एग्जांपल 3 मतलब एग्जांपल 12। चलिए इसका हम सॉल्यूशंस करेंगे। यहाँ इसने क्या बोला, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, भाई 3 सिक्कों को यहाँ पे टॉस कर दिया गया है, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है। आगे इसने बोला कंसीडर द इवेंट, इवेंट्स ऑलरेडी दे रखी है इसने, ए मान रखा है, लेट इसने किया हुआ है बेटा, ई जो है वो आपका फर्स्ट इवेंट है और इसमें क्या बोला इसने 3 हेड्स और 3 टेल, या तो तीनों हेड है या फिर तीनों टेल्स है इसमें। ओके, एफ में क्या बोला इसने, एफ में इसने आगे बात करी, एफ को लेके बात कर रहा है, एटलीस्ट 2 हेड्स एंड, ठीक है, कम से कम 2 हेड तो इसमें है, एटलीस्ट 2 हेड एफ में है। और जी के बारे में इसने बात करी है, एटमोस्ट 2 हेड्स, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स है। ओके, और ऑफ द पेयर्स ई एफ ई जी एंड एफ जी विच आर इंडिपेंडेंट और विच आर डिपेंडेंट। देखो जी, जो इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है तो इट मींस कि वो डिपेंडेंट माने जाएंगे, राइट। इंडिपेंडेंट का अपोजिट क्या होता है, डिपेंडेंट ही होता है। चलिए पहले हम लिख लेते हैं भाई, सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारे, एस, let S be the sample space, let S be the sample space of tossing, of tossing 3 coins। ओके भाई, तो चलिए कॉइन्स को हम टॉस करते हैं और सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, देखिए भाई जैसे कि आपको मैंने बताया था कि एक कॉइन के कितने फेसेस होते हैं, 2 फेसेस होते हैं, हेड और टेल, और उसको बेटा आपने जितनी बार टॉस करोगे उतने ही पावर लिखोगे 2 की। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 बार टॉस किया है तो पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 की और 3 कितना होता है, 8 होता है। और हम 8 की बात करें तो 8 जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, एक तो बन गया ट्रिपल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड,
टेल हेड हेड, ठीक है भाई। एंड नेक्स्ट वन टेल टेल टेल, टेल हेड टेल टेल हेड, एक हेड ले लेते हैं, आगे लेते हैं इसको, एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। तो टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, ठीक है भाई। सिंप्लिसिस बनाने का बहुत बेहतरीन तरीका क्या है कि 3 बार एच को लिख लो, हेड हेड हेड। हो सकता है कि तीनों सिक्कों पे 3 बार जो टॉस किया, तीनों बारी पे क्या आ गया, हेड 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 आ गया। 2 बार हेड, एक बार टेल लिखो, टेल को एक एक करके आगे लेके आओ, एक बार टेल बीच में आया, एक बार टेल आगे आ गया पहले नंबर पे। सिमिलरली यहाँ पर 3 बार टेल लिखो, हेड को लास्ट में लिखो, एक एक करके आगे लेके आओ, एक बार दूसरे नंबर पे, एक बार पहले नंबर पे, ठीक है भाई। ये सिंप्लिसिस बन गया आपके। एंड नेक्स्ट, अब इसका ई एफ जी के बारे में भी लिख लो। इसलिए ई के बारे में ऑलरेडी इसने क्या बोला हुआ कि तीनों हेड या फिर तीनों टेल्स आएंगे, तो तीनों हेड या फिर तीनों टेल्स इसके अंदर ये आ रहे हैं। चलिए एफ की बात करते हैं। एफ में इसने बोला एटलीस्ट 2 हेड्स, तो कम से कम 2 हेड तो आने चाहिए, 2 से कम वालों को नहीं लेंगे, 2 से ज्यादा वाले आ जाएंगे कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा आपका ट्रिपल हेड आ गया, हेड हेड टेल आ गया, हेड टेल हेड आ गया, टेल हेड हेड आ गया, ठीक है भाई। और अब बात करते हैं ई एफ और ये जी। जी में क्या बोला, जी में बोला एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम चलेंगे लेकिन उससे ज्यादा नहीं चलेंगे, ठीक है। तो हम 2 हेड वालों से स्टार्ट करते हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और ये ट्रिपल टी भी आ जाएगा, ये वाली लाइन भी आ जाएगी जहाँ पे हेड है चाहे ना है, ठीक है, हेड हो चाहे ना हो, उन सभी को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, ठीक है भाई। क्योंकि इसने बोला हुआ है क्या कि कितना हेड होना चाहिए, एटमोस्ट 2 हेड, या तो 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, उससे ज्यादा वाले हेड नहीं लेंगे, उससे कम भले ही लेंगे हम। 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड, ये सब चलेगा इसमें। अगर बोलता एग्जैक्टली 2 हेड, तो केवल 2 ही हेड वाले आते हैं, ये 3 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए इनका इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं सभी का आपस में। जैसे ई और एफ का जो इंटरसेक्शन है बेटा, ई और एफ का इंटरसेक्शन में ट्रिपल हेड आ रहा है, बस ट्रिपल हेड ही आ रहा है। अच्छा, और ई और जी का इंटरसेक्शन की बात करें तो ये आपका आएगा ई और जी में, इनमें क्या कॉमन है, ट्रिपल टेल आ रहा है, ट्रिपल हेड नहीं आ रहा, केवल ट्रिपल टेल आ रहा है। ओके भाई, अब बात करें एफ इंटरसेक्शन जी की, तो एफ और जी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आपके क्या क्या है, 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड वाले बाकी पास, ट्रिपल हेड इसमें है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। चले भाई सभी की प्रोबेबिलिटीज को लिख लेते हैं। जो ई की प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा, इसमें 2 एलिमेंट्स है और टोटल जो बन रहे हैं वो 8 एलिमेंट्स बन रहे हैं सैंपल स्पेस में। प्रोबेबिलिटी 2/8 का मतलब 1/4 हो गया। एफ की प्रोबेबिलिटी की बात करें, टोटल 4 एलिमेंट्स है तो 4/8, 8 मींस 1/2 आ गया। और जी की अगर हम प्रोबेबिलिटी करें की बात करें तो जी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, टोटल 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 7/8 हो गया। इनके इंडिविजुअली इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, ई और एफ का जो इंटरसेक्शन है वो कितने एलिमेंट से, एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/8। और अगर हम बात करें इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ई ये एफ है आपका, ठीक है भाई, एफ इंटरसेक्शन जी, एफ और जी का जो इंटरसेक्शन है उसमें कितने एलिमेंट है, एफ और जी की बात करें, चलो ई और जी की बात कर ले पहले, वो एक ही एलिमेंट है तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/8। नेक्स्ट वन, अगर हम एफ और जी की बात करें, एफ और जी का जो इंटरसेक्शन है उसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी भाई 3/8। चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या इनमें से कौन कौन से पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, ई और एफ की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। ई की प्रोबेबिलिटी जो आ रही है 1/4 और जबकि एफ की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/2 है, तो इसका आंसर आ गया भाई कितना 1/8। और क्या इनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8 बन रही है, जी हाँ, इनका इंटरसेक्शन भी आपका जो है वो 1/8 ही बन रहा है। मतलब कि ई और एफ की जो प्रोबेबिलिटी है इनका मल्टीप्लीकेशन इनके इंटरसेक्शन के बराबर है, तो इट मींस कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, सो वी कैन से दैट। चलो फाइनल बात लास्ट में लिखेंगे, है ना। चलिए, और अब बात करते हैं ई और जी की। ई और जी की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ई की जो प्रोबेबिलिटी है वो है भाई 1/4 और जबकि जी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/8 है, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है 7/32 हो जाएगा, 4/8 से 32। और क्या ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है ई और जी का, नहीं, तो आप ऐसे लिखेंगे ई और जी का इंटरसेक्शन लिखा, यहाँ पे ई और यहाँ पे जी लिखा और यहाँ पे इक्वल टू को कैंसिल कर दिया, क्योंकि
क्योंकि ये इक्वल नहीं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, एफ की प्रोबेबिलिटी और एफ के बाद जी की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा। एफ की प्रोबेबिलिटी जो है वह आपकी दे रखी है भाई 1/2, जबकि जी की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है 7/8 दे रखी है। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है? ओके, तो नेक्स्ट इसको अगर हम सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा, 7/16 आ जाएगा। और क्या अब हमें देखना है कि मतलब एफ और जी का जो इंटरसेक्शन है वो तो भाई 3/8 है, तो बराबर तो नहीं है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ जी। तो केवल एंड केवल ए और एफ यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट है, सो वी कैन से दैट पेयर वाइज बात करें, पेयर वाइज ए एंड एफ आर independent events, but E and G, EG या ऐसे लिख लो, EG and FG आर इंडिपेंडेंट तो नहीं है, तो क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। फिर डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है भाई, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 13 पे। चलिए एग्जांपल नंबर 30 देखते हैं क्या बोलता है एग्जांपल नंबर 30। प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ऐसा क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है, अगर ऐसा है ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन शो आर द इवेंट्स ई एंड एफ डैश, एफ पे डैश लगा हुआ है बेटा, तो इसने बोला कि अगर ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ई एंड एफ डैश इवेंट्स भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन E and F are independent events, which is already given in the question. If E and F are independent events, then you know very well that the probability of their intersection will be definitely equal to the product of probability of E and probability of F. You know very well about this. And next one, हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है, to prove that we have to prove that events A and F dash are independent or also independent events. इसको हमने कैसे करना होगा बेटा, इस क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, देखिए नाउ प्रूफ करते हैं। आप लोग जानते हैं बेटा कि भाई यूनियन का फॉर्मूला, अगर हम बात करें ई और एफ का यूनियन क्या होगा, ए की प्रोबेबिलिटी इनटू एफ की प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस एफ की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है भाई। ई की जो प्रोबेबिलिटी है एज इट इज रखनी है अपने को, प्लस इस इंटरसेक्शन को अपन क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हमें अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हमने क्या करना होगा बेटा, ई और इंटरसेक्शन एफ डैश का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो आपका ई का प्रोबेबिलिटी इनटू एफ डैश की प्रोबेबिलिटी के बराबर बनेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसी को फोकस करते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ठीक है।
हम यूनियन से चलते ही नहीं, छोड़ो हटाओ। और इसको भी मैं करूंगा एक वेन डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। वेन डायग्राम की हेल्प से आपको इजीली समझ में आएगा। बेटा ये आपका सपोज ई सर्कल है, ये आपका एफ का सर्कल है, ठीक है। और हमें जो निकालना है वो ई इंटरसेक्शन नॉट एफ, मतलब एफ डैश। ये आपका क्या होगा, देखो ई की बात करें तो ई में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आएगा, ये पूरा ई का सर्कल आएगा, ठीक है भाई। और इसने बोला कि एफ डैश मतलब नॉट एफ, मतलब एफ को हटा दो तो क्या बचेगा। अगर हम एफ को हटा दे तो सेकंड टिक नॉट एफ के लिए लगेगा हमारा, तो एफ डैश, एफ को भूल जाओ तो बाकी बचा क्या, ये ओनली ई वाला और ये बाहर वाला, केवल एफ पे टिक नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हमने बात करनी है इंटरसेक्शन की, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, मतलब इट मींस की कॉमन एरिया। और कॉमन एरिया कौन सा है हमारा, ओनली ई वाला। और ओनली ई वाला हम कैसे निकालेंगे, अगर हम ये ई में से इनका जो इंटरसेक्शन है ई और एफ का, इसको अगर हटा दे मतलब माइनस कर दे तो यही तो बचेगा, ठीक है भाई। अगर हम ई में से, टोटल ई में से, ई की प्रोबेबिलिटी में से अगर हम इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दे, इंटरसेक्शन वाला एरिया माइनस कर दे, तो आपका ओनली ई आ जाएगा। और यही आपका क्या है, ई इंटरसेक्शन नॉट एफ, इट मींस एफ डैश, ठीक है। चलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस, अब क्योंकि ई और एफ जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है, उस क्वेश्चन में बोल ही रखा है तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को अपन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है भाई। कॉमन लेने के बाद जो बचा, चाहे तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के अंदर मल्टीप्लाई करो, सेम सिचुएशन बन जाएगी, सेम थिंग ये बन जाएगा आपका। 1 से मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एफ से मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्लियर भाई। और एक चीज और आपको पता होगा, शायद आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि बेटा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके नॉट ई की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो उनका सम होता है 1। आप ऐसे भी लिख सकते हो ई की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट ई बोले तो एफ ई डैश, सम होता है कितना 1, ठीक है भाई। तो इसके नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, ई डैश की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यही तो बनेगा। 1 में से अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे तो उसके नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। तो सिमिलरली ये 1 माइनस एफ को मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, मैं इसको लिख सकता हूँ because we know that probability of any event E plus probability of not E is equal to 1। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 होता है, तो उस हिसाब से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बन जाएगा, एफ नॉट की प्रोबेबिलिटी का इक्वल होगा, ठीक है भाई। देन फाइनली वी हैव प्रूव्ड दैट probability of E intersection F dash is equal to the multiplication of probability of E and probability of F dash, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 क्या कहता है, देखिएगा बेटा। इफ A and B are two independent events, then the probability of occurrence of at least one of A and B is given by 1 minus probability of A dash into probability of B dash। तो देखिए इसने बोला क्या क्वेश्चन में, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन गिवन दैट कि भाई ए और बी तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है भाई। ए और बी क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और आप लोग जानते हैं अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो बेटा इनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। हमें प्रूफ क्या करना है, इसने बोला हमें जो प्रूफ करना है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ना एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी ए और बी में से कम एक होना चाहिए, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी। अब कम से कम एक का मतलब होता है बेटा, देखो मैं वेन डायग्राम से आपको समझाता हूँ, ये ए का सर्कल, ये आपका बी का सर्कल, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया ठीक है भाई। अच्छा
इसे वाला कम ए और बी में से कम एक तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, या तो दोनों में से एक हो कम से कम, या फिर दोनों ही हो, एटलीस्ट में तो दोनों भी कवर हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए, तो या तो ए, ओनली ए वाला एरिया ये वाला होगा बेटा, ओनली बी वाला ये वाला होगा, या दोनों वाला मतलब दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, इट मीन्स कि ये पूरा एरिया कवर होना चाहिए, और पूरा एरिया का मतलब ये तो इनका यूनियन हो गया। इट मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इनका जो यूनियन होगा ना, वो आपका ये बनेगा, क्या कहते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट बी। चलिए प्रूफ करते हैं, यहाँ पे तो यूनिट लेना ही पड़ेगा, और वी नो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, ए और बी के हिसाब से चल रहा है क्वेश्चन में। ओके, तो बेटा ए का जो प्रोबेबिलिटी है प्लस बी का प्रोबेबिलिटी, एक काम करें, जो हमें प्रूफ करना है यूनियन जो होगा इसका वो नॉट ए नॉट बी में मतलब आ रहा है, डैश ए डैश बी, है ना, ए डैश बी डैश तो एक काम करते हैं, उनको डैश में ही कन्वर्ट कर लेते हैं सभी को कैसे कन्वर्ट किया जाए, चलिए देखते हैं। एक काम करते हैं, अभी जरूरत पड़ने पर करते हैं। ए का प्रोबेबिलिटी प्लस ये बी का प्रोबेबिलिटी है भाई, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए का प्रोबेबिलिटी इंटू बी का प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, और इन दोनों में जो कॉमन की बात है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन है, तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम एज इट इज रखते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका इधर 1 माइनस इधर क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है भाई, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका क्या होगा, आप लोग जानते हैं बेटा, सॉरी अभी मैंने बताया किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट ए या ए डैश, बात देखिए 1 होती है, तो बेटा 1 माइनस ए का जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है भाई, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, ए डैश हो जाएगा, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है यहाँ पर। ठीक है भाई, और ये आपका बन गया क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, और ए डैश बन गया, तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बनेगा, ये ए डैश हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इट मींस कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बन जाएगा भाई, ए डैश बन जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा। एंड नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा भाई, इसमें से हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉमन लेना है, तो इसको मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ, देन प्रोबेबिलिटी ये आपका आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की, अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की बात कर रहा हूँ, ये कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, और साथ में माइनस भी है इसके आगे, तो साइन चेंज भी कर देंगे, जो हम कॉमन ले रहे हैं आगे अगर माइनस है तो साइन चेंज भी होगा साथ के साथ, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 बचेगा प्लस का, क्योंकि हमें साइन भी चेंज करना है, तो ये बचेगा आपका 1, ये प्लस का था तो बेटा माइनस का बचेगा, माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप चाहे तो देखिएगा इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, देखो इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का है ये, माइनस और प्लस का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही आएगा, ये गया, और इसका अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और बी की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा, सेम बन गया। ठीक है, तो आगे फर्दर आप देखिएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ये आपका बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये क्या बनेगा, बी डैश बन जाएगा। ठीक है, 1 में से अगर हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर रहे हैं तो वो उसके नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आ गया, और आई थिंक ये प्रूव हो गया कि भाई इनका जो प्रोबेबिलिटी है ए और बी के यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका बन गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ये प्रूफ हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिपेंडेंट से ही रिलेटेड है, एग्जांपल नंबर 14, ये आपका सेकंड एक्सरसाइज में बेटा, और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, फिर इसके बाद हम करेंगे बेस थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 13.2 का। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं क्या बोलता है, probability of solving specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively,
मतलब इनका ए और बी है, ठीक है, और उनको इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दिया है कि भाई जैसे ए मान लो आप अमित, बी फॉर मान लो बबलू। अमित और बबलू को दोनों को अलग अलग क्वेश्चन दे दिया गया है, इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो भाई, ये सॉल्व करे अलग और ये सॉल्व करे अलग, देखते हैं दोनों में से कौन सॉल्व कर पाता है, ठीक है। और अमित के जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी 1/2 है, मतलब 50% चांसेस है कि वो सॉल्व कर देगा। और 1/3 का मतलब होता है बेटा 33 एंड 1/3%। इट मीन्स कि बबलू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके चांसेस है 1/3, ठीक है। और आगे बोलते हैं इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है, ठीक है भाई, इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब ऐसा है कि मतलब दोनों अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि पहले अमित सॉल्व करेगा उस क्वेश्चन को देन फिर आगे का काम भी करेगा। भाई जैसे होता है ना कि भाई जैसे हमने रोटी बनानी है तो अमित को आटा गूंदना है, तो जब तक वो आटा नहीं गूंदेगा तो बबलू का काम स्टार्ट नहीं होगा, बबलू रोटी बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है, ये अपना इंडिविजुअली अलग अलग रोटी बना रहे हैं, ठीक है भाई। तो कौन ज्यादा रोटी बना रहा है उसको देख रहे हैं, कौन अच्छी रोटी बना रहा है, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, हाँ भाई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके चांसेस क्या है 1/2, और बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3, और इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में बोला हुआ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, और दोनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2 एंड 1/3, तो इट मींस ये 1/6 आ गया। ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो 1/6 आ गई, ठीक है। आगे इसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, सोल्व हो रही है, ठीक है। तो आपने पहला पार्ट में लेके चल रहा हूं इसका कि प्रॉब्लम जो है सोल्व हो रही है। अब ये नहीं बता रखा कि ये प्रॉब्लम सोल्व किसने करी है, ए ने करी है या बी ने करी है, तो द प्रॉब्लम या दोनों ने करी है, द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। इस क्वेश्चन को मैं करूंगा वेन डायग्राम से, देखिएगा। हाँ भाई ये आपका अमित हो गया, ये आपका बबलू का सर्कल हो गया, और भाई इसमें वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो हम क्या मान के चले, या तो अमित ने प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी, या फिर बबलू ने सॉल्व करी होगी, या फिर हो सकता है दोनों ने सॉल्व कर दी होगी, दोनों ने कह दिया ओके सर होगी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अच्छा तो इट मीन्स कि ये तीनों पे टिक आ गया, इट मीन्स कि ये पूरा यूनियन हो गया ए और बी का। तो मतलब बेटा इस प्रॉब्लम में आपको क्या निकालना है, आपको यूनियन निकालना है ए और बी का, और यूनियन का आपको फॉर्मूला मालूम ही है, आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। तो ए का प्रोबेबिलिटी प्लस बी का प्रोबेबिलिटी एंड माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है भाई, ठीक है भाई। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बेटा ए का प्रोबेबिलिटी रखा है 1/2, बी का प्रोबेबिलिटी रखा है 1/3 एंड इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी रखी है 1/6, और इसको हम सॉल्व करें। देखो सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर को सेम कर लो। तो यहाँ पर बड़ी संख्या जो है वो 6 है, क्या ये भी 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा इसलिए। तो 2 अगर 6 बनेगा तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/6, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए, ये हो गया 2/6 माइनस 1/6। ओके जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो ऊपर जो न्यूमरेटर बचे अगर वो जुड़ रहे तो जोड़ दो, घट रहे तो घटाओ, ठीक है। तो कितना है भाई 3 और 2 को जोड़ना पड़ेगा प्लस है बीच में, 3 2 5 और -1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4/6, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 2 3 जा, मतलब फाइनली इसका जो आंसर आ गया वो आ गया बेटा आपका 2/3, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूं। एंड नेक्स्ट इसने पूछा कि सेकंड नंबर पे एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, कि किसी एक ने ही प्रॉब्लम सॉल्व करी है। अब यहाँ पर भी ऐसा नहीं बता रखा कि किसने प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ए ने या बी ने, बस किसी एक ने प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ठीक है भाई। एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉरी सॉल्व द प्रॉब्लम। तो भाई किसी एक ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये किसने प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी, हम तो यही मान के चलेंगे या तो फिर अमित ए ने करी होगी या फिर बी ने करी होगी, बबलू ने करी होगी, ठीक है भाई। तो चलिए अगर हम मान के चले कि भाई अब दोबारा से मैं वेन डायग्राम की हेल्प लेता हूँ भाई, दोबारा से वेन डायग्राम की हेल्प लेता हूँ, ये टिक वाले हटा देता हूँ मैं। अब ये देखो हम ये मान के चलेंगे या तो केवल ए ने ही प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी
या फिर केवल बी ने ही प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी, है ना भाई, किसी एक ने प्रॉब्लम सॉल्व करी है, दोनों ने नहीं करी है। तो बीच वाला जो एरिया था ये इंटरसेक्शन था एरिया, ठीक है भाई, दोनों का था, दोनों ने करी नहीं है, किसी एक ने प्रॉब्लम सॉल्व करी है। तो अब ये जो टिक वाला जो एरिया है वो कैसे निकालें? तो इस टोटल यूनियन में से अगर हम इंटरसेक्शन माइनस कर दे, हटा दे, तो यही तो बचेंगे टिक वाले एरिया। तो ये लो जी, हो गया क्वेश्चन। देखिएगा, तो बेटा ए और बी का जो यूनियन है, हमने यूनियन में से इंटरसेक्शन को माइनस करना है। तो यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है, यूनियन अभी निकला था आपका, यूनियन ये निकला भाई 2/3, और उसमें से आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी जो कि है 1/6। तो यह 6 है, यहाँ भी 6 बना लो बेटा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा भाई कितना 4/6, ये माइनस का 1/6, फाइनली हो जाएगा 3/6, और ये आपका आ जाएगा 1/2। 3 से अगर 6 को डिवाइड करते हैं, 3 बन जाए 3 2 4, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। क्लियर भाई, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। इसी के साथ आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपका खत्म हो गया टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं बेस थ्योरम, ठीक है, और विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस थ्योरम।